सो वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एक नया दिन, एक नया ब्लॉग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह उन सभी 180 लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे पिछले ब्लॉग्स को देखा, अपना टाइम दिया, लाइक किया और अगर पसंद आएगा तो शेयर भी किया होगा। धीरे धीरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, बट होप सो करते हैं और भी बढ़ेंगे। अगर अच्छा कंटेंट बनेगा तो बढ़ेंगे, अच्छा कंटेंट नहीं होगा तो व्यूज़ कैसे बनेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया कंटेंट, बहुत ही स्पेशल है, नॉलेज से भरा है। स्पेशल क्यों है? कहीं जा नहीं रहे, कोई नया सामान हमने नहीं खरीदा है, बट स्पेशल है। आप ब्लॉग को पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, सस्पेंस क्रिएट करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का ब्लॉग है फार्म बिल के बारे में। फार्म बिल को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं और प्रोटेस्ट तो आपको पता ही होगा। सो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा ब्लॉग बनाया जाए जिसमें कुछ नॉलेज भी शेयर हो और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं बता सकूं आपको, जो मे बी आपने अभी तक सुना होगा या नहीं सुना होगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स आपको नहीं दिखाने वाले। टीआरपी का मामला है भाई, अगर ये सारा कुछ दिखा देंगे तो फिर टीआरपी कहाँ से आएगी। देखो, सबका अपना अपना धंधा पानी चलता है, चलते रहना चाहिए और हमारा ब्लॉग भी चलते रहना चाहिए। इसलिए चलिए सीधा चलते हैं, अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बट ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप देखिए कुछ वीडियो क्लिप्स। एक्चुअली ये ब्लॉग तो थोड़ा लेट हो गया आने में। मैं गया हुआ था भुवनेश्वर में भी, जैसे हम लोगों ने एक पीसफुल पैदल मार्च किया था टू सपोर्ट फार्मर्स। मैंने उसके कुछ ना कुछ वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड किए हुए हैं। मैंने सोचा क्यों ना इसको इस ब्लॉग में डाल दूं, ताकि थोड़ा कनेक्शन भी बिल्ड होगा और आपको ब्लॉग में भी मज़ा आएगा। सो आप देखिए वो वीडियो क्लिप्स और उसके बाद सीधा मिलेंगे मेरे वाइट बोर्ड पे। सो ब्लॉगिंग वाले मोड को छोड़ के मैं आ गया हम टीचर वाले मोड पे। स्कूल बहुत दिन से बंद था, मुझे खुद भी याद नहीं मैंने इस तरह से कब पढ़ाया होगा, और शायद आपको भी पहली बार किसी ब्लॉग में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा कि जहाँ पढ़ाई भी चल रही है, ब्लॉगिंग भी चल रही है। जब सारे ब्लॉग्स है तो फूड ब्लॉगिंग, ट्रैवल ब्लॉगिंग, गाड़ियाँ, हेलमेट, कार, खाने, रास्ते, यही सब देखने को मिलते हैं। मेरा ब्लॉग थोड़ा सा बोर आपको लग रहा होगा, बट नॉलेज से भरपूर है, क्योंकि आपको आज का ब्लॉग पूरा देखना चाहिए। बहुत ही सीरियस मुद्दों पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स कोई बात नहीं कर रहा जो असल में बातचीत करनी चाहिए। देखिए, ऐसे तो अभी हमारा ऐसा टाइम चल रहा है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड कोई नहीं है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड सब कोई है। क्योंकि प्रॉब्लम में छिपा रहता है टीआरपी और सॉल्यूशन में क्या छिपा रहता है मुझे भी पता नहीं, मुंह में आ रहा था डायरेक्ट बोल दिया। बट आप इस ब्लॉग में पूरे बने रहिए और आज मैं आपको समझाऊंगा जो बवाल मचा हुआ है इस फार्म्स एक्ट को लेके, आखिर वो है क्या, बवाल क्यों मचा हुआ है। बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको जरूर बोलना चाहूंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस एक्ट के बारे में बहुत सब कुछ सही अच्छा ही बोलूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस एक्ट के बारे में मैं सारा कुछ बुरा ही बोलने वाला हूँ, पूरा बुरा ही करने वाला हूँ, तो भी ये वीडियो आपके लिए नहीं है। एक्चुअली मैं टीचर हूँ, सो बिल्कुल किसी बायसनेस और जजमेंट फ्री ये ब्लॉग बनाऊंगा। जो नॉलेज है, जो फैक्ट छिपा हुआ है, इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है, बस वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑनगोइंग सिचुएशन के ऊपर बात करूंगा, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है, बस इसके बारे में बात करूंगा। बाकी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप अपने नॉलेज के हिसाब से इस बिल को समझिए, लोगों में डिस्कस कीजिए। सो बिना आगे देरी के समझा देता हूँ कि ये एक्ट क्या है और इस पे प्रॉब्लम क्या है। वो ब्लॉग के लेटर पार्ट में आपको पता चलेगा। बट क्या आप जानते भी हैं क्या ये सिर्फ एक ही एक्ट के बारे में बात हो रही, या फिर इसमें और भी कोई एक्ट है? चलिए मैं आपको बोल देता हूँ। देखो, ऑल टोटल 3 एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया है। जो मेजर जो प्रॉब्लम जहां से स्टार्ट हुआ है वो उस एक्ट को रिलेटेड है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात कर रही है। जो एक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
के बारे में बात करती हूँ उसे मैंने अपने टैब में डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि मैं आपको एक्ट से रिलेटेड उन सभी वर्डिंग्स को क्लियरली समझाऊंगा, उन सभी वर्डिंग्स के बारे में बताऊंगा जो ऑलरेडी एक्ट में लिखा हुआ है। तो जनरली क्या होता है कि लोग अपने अपने हिसाब से इस एक्ट को समझा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना इसमें कुछ इंफॉर्मेशन बिना डाले डायरेक्ट इस एक्ट से ही आपको समझाऊं, तो शायद सही भी रहेगा और ब्लॉग बनाने का मकसद भी पूरा होगा। इस एक ब्लॉग में तो तीनों एक्ट को कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं डायरेक्ट उसी एक्ट के बारे में बात करूंगा जिसके कारण इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और घमासान मचा हुआ है। उस एक्ट का नाम है द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। इसी एक्ट के बारे में, यही एक्ट है और इस एक्ट को मैंने अपने टैब में भी डाउनलोड किया हुआ है, ताकि मैं क्या सोच रहा था, बिना अपने तरफ से कोई इंफॉर्मेशन ऐड किए मैं डायरेक्ट आपको एक्ट्स में कौन सी वर्डिंग्स और कौन सी बातें लिखी हुई है जिसके कारण ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं उससे समझाऊं, ताकि मिस इन्फॉर्मेशन भी ना फैले और मेरा कोई अपना पर्सनल जजमेंट ना आ जाए। देखो, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग हर एक चीज को अच्छे नजरिए और किसी खराब नजरिए से एक ही चीज को हम लोग देखते हैं। तो इस एक्ट के लिए बहुत सारे सपोर्ट भी है और बहुत सारे अपोज भी कर रहे हैं। बट अगर आप किसी से पूछो कि आप इस एक्ट को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, वो सिर्फ बोलेंगे ये फार्मर्स के लिए अच्छा है। रीजन, वैलिडेशन, उसके बाद जस्टिफिकेशन अगर आप पूछोगे तो उनके पास कोई आंसर नहीं रहता है। और अगर आप उनसे भी पूछोगे कि भैया आप इस एक्ट को क्यों अपोज कर रहे हो, उनका भी सेम, कोई वैलिड रीजन नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, वो डायरेक्ट बोलते हैं फार्मर्स के लिए बहुत ही बुरा है। तो ये जो एक्सट्रीम लेवल चले जाता है हमारा, तो एक्चुअली हमारा ऐसा अब एनवायरमेंट ही हो गया है, लोग एक्सट्रीम्स पे ही खड़े रहते हैं, या तो राइट एक्सट्रीम पे खड़े रहते हैं या फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे खड़े रहते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना न्यूट्रल वे में इस एक्ट को मैं आपको समझाऊं, ताकि आप अपने आसपास के लोगों से अच्छी तरह से डिस्कशन कर पाए और एक कंफ्यूजन का जो माहौल बना हुआ है वो दूर है। मेरे एक के ब्लॉग से तो मुझे नहीं पता कितना बड़ा चेंजेस आएगा, बट मुझे लगा कि मेरे तरफ से मुझे ये काम जरूर करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ कि ये एक्ट है क्या और प्रॉब्लम्स क्या क्या है इसमें। तो इस एक्ट को समझाने के लिए मैंने व्हाइट बोर्ड में कुछ बनाया हुआ है। मेरी ड्राइंग को थोड़ा इग्नोर कर, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट इंफॉर्मेशन आपको अच्छी मिलेगी। सो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो फार्मर है उनका जो प्रोड्यूस, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वो बेचते हैं मंडियों को, मंडियों से ज्यादा रिटेलर्स और बाद बाकी आता है हमारे पास। क्योंकि ये एक्ट रिटेलर और कंज्यूमर्स पे फोकस नहीं कर रहा है तो मैं इनको मिटा देता हूँ। ये एक्ट फोकस करता है फार्मर्स पे और एक चीज पे, बिजनेस फर्म्स पे, जिसको एक्ट में एग्री बिजनेस फर्म्स करके भी बोला गया है कि जो बिजनेस मतलब जो कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर में उतरना चाहती हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो वो फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा ब्लॉग में, आप ब्लॉग पूरा देखेंगे तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि एक्ट में एक्चुअली है क्या और प्रॉब्लम कहाँ पे है और पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो आइए मैं बात करता हूँ अब इस एक्ट के बारे में। इस एक्ट को मैं आपको, इसका जो समरी है मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि एक्ट एक्चुअली है क्या। इसमें लिखा हुआ है an act to provide for a national framework on farm agreements that protects and empowers farmers to engage with agri-business firms, processors, wholesalers, exporters or large retailers for farm services and sale of future farming produce at a mutually agreed remunerative price framework in a fair and transparent manner and for matters connected therewith और इंसिडेंटल देयरटू। तो अगर सरल भाषा में बोलूं तो ये एक्ट बोल रहा है एक नेशनल फ्रेमवर्क की एक्ट लाना चाहता है रिगार्डिंग फार्म अग्रीमेंट, किनके बीच में, फार्मर्स, अग्री बिजनेस हाउसेस के बीच में, फार्मर्स एक्सपोर्टर्स या फिर फार्मर्स या फिर बिग रिटेलर्स। ओके, और क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि अग्रीमेंट होगा उनको एक रेन्यूमरेशन, मतलब उनको एक प्राइस दिया जाएगा, किनके द्वारा, उन बिजनेस फर्म्स के द्वारा, जो कि फेयर और ट्रांसपेरेंट में रहेगा। ये तो समरी है, राइट। तो अगर सब कुछ इतना फेयर और ट्रांसपेरेंट रहता
तो फार्मर्स प्रोटेस्ट ही क्यों करते हैं? तो चलिए उस चीज को टच करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देने वाला हूँ। आप थोड़ा सा इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा कि मैं आपको समझाऊंगा कि क्या सिस्टम चल रहा था और प्रॉब्लम कहाँ अराइज हुई है जिसके कारण फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस एक्ट को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो दो कारणों पे चल रहा है। एक तो है एमएसपी के ऊपर, ठीक है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि एमएसपी है क्या, एमएसपी कब लागू हुआ था और एमएसपी से रिलेटेड जितने बातें चल रही हैं कि एमएसपी को पूरी तरह से परमानेंट कर देना चाहिए, क्या वो सही है या फिर क्या वो गलत है। तो पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। देखिए पहले क्या होता था, जब फार्मर अपना जब अनाज उगाता था तो उसको मंडी में जाना पड़ता था। बट जब गवर्नमेंट जब चेंज हुई 2014 में, जब हमारे देश में गवर्नमेंट चेंज हुई तो नई जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई उन्होंने 2016 में ई नैम करके एक उन्होंने प्रोग्राम चलाया जिसको इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्री मार्केट भी वो बोलते थे। ई नैम का ई नैम अभी भी है। ई नैम एक इलेक्ट्रॉनिक मंडी के जैसे काम करता है, जैसे एक फिजिकल मंडी होती है जहाँ पे एक फार्मर जाता है अपना सामान को वहां से बेचता है और उसके सामान के हिसाब से जो दाम है उसको मिलती है। ई नैम में सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली चलता है, डिजिटली चलता है। ई नैम में आप अभी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ई नैम में आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया कौन से मंडियों में कितना प्राइसेस चल रहा है, ये रियल टाइम डेटा आपको प्रोवाइड करता है। वैसे करीबन 1000 मंडियां हैं हमारे कंट्री में और करीबन 2700 के आसपास एपीएमसीज है। मैं आऊंगा उसके बारे में कि एपीएमसीज वगैरह है क्या। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब इम्पोर्टेंट बात, जब फार्मर गवर्नमेंट की मंडीज में अपना सामान बेचता है तो क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, उन सामान को एमएसपी पे खरीद लेती है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि एमएसपी लागू क्यों हुआ था। 1966 में जब गवर्नमेंट प्लान कर रही थी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने का, और गवर्नमेंट ने जो नॉर्दर्न बेल्ट के जितने एरियाज थे, जो गैंगेटिक प्लेन जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे उन्होंने सोचा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि ज्योग्राफिकली वो इस प्रोग्राम को सूट कर रहा था, क्योंकि वहाँ के जो लैंड है थोड़े से फर्टाइल है और जो वाटर का जो बोल सकते हैं वाटर जो सोर्सेस है वहाँ पे वो एबंडेंटली अवेलेबल थे वहाँ पे। तो 1966 में गवर्नमेंट ने क्या किया, वो एमएसपी लेकर, वैसे एमएसपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। एमएसपी का एक अलग ही थ्योरी और इकोनॉमिक्स थ्योरी है जो इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप मुझे बोलिएगा, मैं किसी और वीडियो में आपको पक्का बताऊंगा। बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एमएसपी का मैकेनिज्म क्या है। एमएसपी लाया गया था 1966 में, जैसा कि मैंने आपको बोल दिया। बट एमएसपी डिसाइड कौन करती है? देखिए एमएसपी डिसाइड करती है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है गवर्नमेंट की, जिसको बोलते हैं सीएससीपी बोलते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस उसका नाम है। आप गूगल में जाकर उनके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। अब मैं समझाता हूँ कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए 1966 से गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसानों को एक भरोसा दिए जा रही है कि आप जो भी उगाएंगे हम एमएसपी पे उसको खरीद लेते हैं। एमएसपी अलग अलग क्रॉप्स के अलग अलग दाम रहते हैं, एमएसपी के दाम अलग रहते हैं। वैसे करेंटली एमएसपी पे सिर्फ 22 क्रॉप्स को रखा गया है, जिसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। अब गवर्नमेंट का और देखा गया है कि जनरली जो अनाज या फिर चावल या गेहूं अगर जो उगा रहे हैं एमएसपी पे उनको थोड़ा ज्यादा फायदा होता है, तो किसान क्या करता है कि वो उन्हीं क्रॉप्स को ही उगाना चाहता है जिसपे एमएसपी ज्यादा है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं एमएसपी एक फार्मर का गारंटीड इनकम है। एक फार्मर निश्चिंत बैठा है क्योंकि एमएसपी है, अगर मैं कुछ उगाऊंगा तो मुझे एमएसपी पे उस दाम को मिलेगा, तो उससे मेरा घर चल सकता है और उससे मुझे फायदा होगा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, किसी भी गवर्नमेंट ने एमएसपी को कभी भी परमानेंट नहीं किया है। देखिए जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, जो सब लोग बोल रहे हैं कि एमएसपी को परमानेंटली कर दीजिए, तो ये मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, मैं आपको रियल फैक्ट और नॉलेज बताता हूँ। एमएसपी को परमानेंट करना पॉसिबल नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि आपकी इनकम 30,000 रुपए है और आपका कोई दोस्त या भाई आपसे कुछ मदद करने मांगने को आता है और वो बोलता है कि मुझे भी कुछ ऐसा काम करना है। आप उसे अपना पूरा इकट्ठा किया हुआ सेविंग्स उठा के नहीं दे देते, आप कुछ मदद करते हैं, राइट। तो उसी तरह ही गवर्नमेंट पे अगर
गवर्नमेंट के ऊपर अगर आप इस एग्जांपल को फिट करेंगे, गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू आता है, उसी रेवेन्यू से गवर्नमेंट एमएसपी देती है या फिर सब्सिडीज वगैरह देती है। अगर पूरी तरह से एमएसपी को हम लोग परमानेंट कर देंगे तो उन सभी क्रॉप्स को, जो 22 के अलावा उन बाकी क्रॉप्स को भी एमएसपी पे लाना पड़ेगा। किसान क्या करेगा, बाकी जो लोग हैं, देखिए सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में अगर बात करेंगे, एग्रीकल्चर एक वाइड सब्जेक्ट है। सिर्फ आप जो खेतों में उगने वाला चीजों को आप एग्रीकल्चर में मत डालिए, ऐसे बहुत सारी चीजें जैसे फिशरीज है, पोल्ट्री फार्मिंग है, उसके बाद फिर हॉर्टिकल्चर वगैरह है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग वगैरह, वो सब कुछ एग्रीकल्चर के अंडर में आ जाएगा। और अगर गवर्नमेंट एमएसपी को परमानेंट कर देती तो वो लोग जो इन सभी चीजों को कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने लगेंगे कि आप हमारा भी चीज एमएसपी पे ही खरीदो और इसके लिए भी एमएसपी ले आओ। तो इससे क्या होगा, एक बहुत ही ज्यादा पैसा खजाना गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज है, जो बाकी चीजों में भी जिसकी जरूरत है, वो हमेशा जाएगा किस पे, एमएसपी पे चला जाएगा। और हर साल गवर्नमेंट को एमएसपी पे ही चीजें खरीदनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे बहुत ही तगड़ा दिमाग लगाया। गवर्नमेंट ने बोला चलो एक ऐसा एग्रीमेंट ले आते हैं और थोड़ा सा अपने ऊपर बर्डन कम कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक ऑप्शन दे देते हैं किसानों को कि भैया अगर आपको जरूरत है किसी और जगह बेचने का, अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं, आप किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो आप एग्रीमेंट कीजिए और उनको अपना फसल वगैरह बेच दीजिए, ताकि गवर्नमेंट को मे भी वो सारा फसल खरीदना ना पड़े और गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है वो बचे रहे। देखिए इसका अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसका एक ही कारण है कि रेवेन्यू के ऊपर जो बर्डन पड़ता है गवर्नमेंट को, उससे उसको थोड़ा सा हल्का करने के लिए ये बिल गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। और एक बात से तो हम लोग बिल्कुल नकार नहीं सकते, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन की बहुत ही ज्यादा दरकार है। आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई रिफॉर्म्स, अगर कोई चेंजेस के बारे में अगर आप पूछोगे तो लोगों को बस ग्रीन रिवॉल्यूशन ही पता है। उसके बाद कौन से कितने बड़े चेंजेस आए हम लोग वो बस उंगलियों में ही गिनती किए जा सकते हैं। तो उस नजरिए से भी गवर्नमेंट इस तरह का कोई बिल लाना चाहती थी, और जो कि ले ही आए। बिल तो क्या, अभी एक्ट बन चुका है जिसको गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के बाद बोल के मतलब इस देश के सामने रखा है। बट बिल को बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट देखना पड़ रहा है, क्योंकि बात आके अटक जाती है एमएसपी। तो आप समझ गए होंगे कि एमएसपी है क्या और इसका रोल क्या है किसी किसान के लाइफ में। अब मैं बताता हूँ कि अब प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। उसके लिए मैं आपको इस बिल का क्लॉज नंबर 5 पढ़ के बताता हूँ, जिसमें प्राइस के बारे में बोला गया है कि अगर कोई किसान किसी बिजनेस हाउस या फिर किसी स्पॉन्सर के साथ एग्रीमेंट कर रहा है तो उसको प्राइस क्या मिलेगा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। The price to be paid for the purchase of farming produce may be determined and mentioned in the farming agreement itself, and in case such price is subject to variation, then such agreement shall explicitly provide for a guaranteed price to be paid for such purchase or produce. A clear price reference for any additional amount over and above the guaranteed price, including bonus or premium, to ensure best value to the farmer, and such price reference may be linked to the prevailing price in specified APMC yard or electronic trading and transaction platform or any other suitable benchmark prices. So आपने सुना वो वर्ड guaranteed price करके। एमएसपी भी एक गारंटीड प्राइस है जो गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को दिया जाता है। बट इस बिल में क्या लिखा हुआ है कि जो प्राइवेट कंपनियां से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएंगे किसानों के साथ, वो भी किसानों को एक गारंटीड प्राइस देंगे उनके प्रोड्यूस के लिए। प्रॉब्लम अब स्टार्ट होता है यहाँ से, ध्यान से देखिए इस बोर्ड पे। गवर्नमेंट ने ई-नैम स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने एपीएमसी स्टार्ट किया। गवर्नमेंट बोलती है कि आप ई-नैम के थ्रू ट्रेडिंग कीजिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी और बिचौलियों को खत्म किया जाएगा। एपीएमसी एक्ट भी गवर्नमेंट लेके आई, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। वो भी एक अलग एक्ट है, इतना ही बड़ा है, एक ब्लॉग में उसको भी समझाना पॉसिबल नहीं है। एपीएमसी एक्चुअली है क्या, मैं बोल देता हूँ। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी होती है। ये एक एरिया आप समझ लीजिए जहाँ पे किसान जाके कुछ अपना फसल बेच सकता है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो किसानों का ये बोलना है जब एक सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है तो उसी का ही पैरेलल, उसी का ही हूबहू सिस्टम जो सारा पावर प्राइवेट प्लेयर्स को दे देता है, अब वैसा सिस्टम क्यों लेके आ रहे हैं।
तो गवर्नमेंट का बोलना है कि अगर ये फार्मिंग अगर, क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कोई अगर कंपनी चाहेगी तो वो अपना एक वेबसाइट बना सकती है फार्म प्रोड्यूस के खरीद के लिए। उसके लिए ऑलरेडी ई-नाम है जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है। उसमें लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनियां भी एपीएमसी खोल सकती है। ऑलरेडी एपीएमसी स्टेट में है, अभी भी प्राइवेट प्लेयर कुछ ना कुछ है और बाकी गवर्नमेंट्स के अंडर में वहां भी प्राइवेट प्लेयर अपनी मंडियां खोल सकती है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमारी मंडी कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च कर रही है मंडियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बट एक चीज से हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, बीएसएनएल भी है गवर्नमेंट की टेलीकॉम कंपनी है, बट जब प्राइवेट प्लेयर्स जब इंडिया में एंटर किए थे बीएसएनएल का क्या हाल हुआ आपको पता ही है। और आज का आम कंज्यूमर्स टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के हाथों किस तरह से एक्सप्लॉइट हो रहा है, इससे भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। तो यही सारा कुछ जो चिंता का कारण फार्मर्स को भी है कि अगर सारा एक सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में उठा के दे दोगे और कल को अगर वो हमें एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि देखिए जो फार्मिंग कम्युनिटी है क्या वो कभी इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के माइंडसेट से चलेगा? वो कभी नहीं चलेगा। क्या इंडस्ट्रियल कम्युनिटी फार्मिंग कम्युनिटी के माइंडसेट से चलेंगी? कभी वो नहीं चलेंगी। ये दोनों इकोनॉमी के अलग अलग सिस्टम है जो अपने तरीके से चल रही है। इन दोनों सिस्टम को अचानक से हम लोग मर्ज नहीं कर सकते, कोलैप्स तो होगा ही। वही गवर्नमेंट ने गलती की है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इन दोनों सिस्टम को अचानक से मर्ज करने का ट्राई किया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आगे हम लोग देखते हैं। तो फार्मर बोलती है कि आगे चल के जिसपे कंफ्यूजन है, जिसपे एक्चुअली में कंफ्यूजन है, वो फार्मर बोल रही है कि अगर आप हमें बोल रहे हो कि हम लोग अपना सारा जो प्रोड्यूसर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कहीं भी बेच सकते हैं, तो क्या गारंटीड है जो कल को आप हमसे एमएसपी पे खरीदोगे, जो कि हमारा एक फिक्स्ड इनकम है। एमएसपी बहुत सारे फार्मर का फिक्स्ड इनकम है और पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है वहां पे 95% ऑफ एमएसपी पे खरीदारी होती है और बाकी जो ऑल ओवर बाकी जो हमारा कंट्री है वहां पे 6% के आसपास हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया गवर्नमेंट ने किस दुखती रथ पे हाथ रख दिया फार्मर्स लोगों का, जिससे वो सड़क पर उतर आए हैं। इसी कारण से अगर आप सोच सकते हैं कि 95% जो एमएसपी की खरीदारी है इन्हीं एरिया से हो रहा है, तो ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट भी तो इन्हीं एरिया से उठेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल और प्रोजेक्ट्स पढ़े हैं जहाँ पे बाकी एरियाज में एमएसपी तो है बट फार्मर्स को पता ही नहीं है। तो इन्हीं कारणों से क्या हो रहा है ना, आपको नॉर्दर्न साइड से ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि एमएसपी से सबसे ज्यादा फायदा उसी साइड के फार्मर्स को होती है। सो आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। गवर्नमेंट का एक सिस्टम चल रहा है और एक प्राइवेट सिस्टम गवर्नमेंट लेके आना चाहती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू, और फार्मर्स को बोल रहे हैं कि आप क्या कीजिए कि उन सभी प्राइवेट प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, एग्रीमेंट कीजिए और अपना प्रोड्यूस उनको बेचिए। मैंने आपको फिर से बोल दिया था कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसके पीछे इकोनॉमिक्स भी छिपा हुआ है। गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बर्डन थोड़ा सा कम करना चाहती है जो एमएसपी और सब्सिडीज में उनको जा रहा है। गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही कि हम एमएसपी को खत्म कर देंगे, गवर्नमेंट बोल रही कि एमएसपी है, रहेगा और हमेशा किया है क्योंकि वो शुरू से चल रहा है। बट कोई भी गवर्नमेंट एमएसपी पे एक लॉ नहीं बना सकती। मैंने आपको उसका रीजन ऑलरेडी बता दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे, प्राइसिंग को लेके किस वर्ड के रिलेटेड प्रॉब्लम है और किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, जब हम लोग प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट बात भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए इस बिल में इस एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि किसानों का जमीन उनसे ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि मैं आपको क्लॉज 8 में पढ़ा देता हूँ। नो फार्मिंग एग्रीमेंट शैल एंटर्ड इनटू फॉर द पर्पस ऑफ any transfer including sale, lease or mortgage of land or premises of the farmer। मतलब फार्मर का जो लैंड, छोटा सा एरिया जो जहाँ पे है, उससे रिलेटेड ये अग्रीमेंट नहीं है। ये अग्रीमेंट क्या है, जो अनाज किसान उगा रहा है उसी के लिए ही अग्रीमेंट है। वो अनाज उगाएगा और बेचेगा। बट प्रॉब्लम तो वहीं पे क्रिएट हो रही है ना, जो किसान लोग बोल रहे हैं एमएसपी से रिलेटेड, उसके बाद उनका जो फिक्स्ड इनकम है गारंटीड, क्या अगर प्राइवेट प्लेयर्स एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, उसके रिलेटेड ये सारे प्रॉब्लम चल रही है।
क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी आपको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, गवर्नमेंट का ऑलरेडी एक सिस्टम है ऑलरेडी, बट अगेन गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसी को रेप्लिकेट करना चाहती है इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी। और आगे बढ़ते हैं, अगर प्रॉब्लम है, राइट, अगर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात आ रही है और अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है किसान को लेके और अगर उस एग्रीमेंट को लेके, तो फिर किसान कहाँ जाएगा? इससे रिलेटेड भी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम इस बिल में एक्ट में छुपा हुआ है, जो बोल रहा है कि अगर कहीं भी एग्रीमेंट के ऊपर, एग्रीमेंट को लेके अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है किसान और उस एग्री बिजनेस या फिर उस कंपनी के बीच में, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। आप कहाँ जा सकते हैं? आप सब डिविजनल अथॉरिटी, जो एसडीएम जिनको बोलते हैं, आप वहां जाएंगे, वो आपका सुलह करवाएंगे। ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला एक स्टेटमेंट है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगा, आप एक किसान के बारे में सोचिए, एक किसान को इतना नॉलेज नहीं है, उसके पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं रह सकता कि वो किसी एपीलेट अथॉरिटी में डायरेक्ट चले जाए या फिर वो किसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। और यहाँ तो वो भी चीज साइड कर दिया गया है, वो कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस या फिर एसडीएम ऑफिस पे जाएंगे, जहाँ पे उस चीज को सुलह किया जाएगा। वैसे तो इस एक्ट में ये भी लिखा गया है कि कॉन्सिलेशन, जो फार्म एग्रीमेंट में कॉन्सिलेशन का सारा प्रोसेस मेंशन रहना चाहिए कि इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसका समाधान कैसे होगा। बट अगर हम लोग हमारे कंट्री का अगर सिचुएशन देखेंगे, तो ऐसे तो कोर्ट में कितने जेन्युइन और ऐसे पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं जहाँ पे लोगों को अभी तक न्याय मिला नहीं है। तो एक सब डिविजनल लेवल पे किसी को क्या न्याय मिलेगा, इसकी उम्मीद मुझे नहीं पता। हम लोग कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो इससे रिलेटेड भी किसानों को ये प्रॉब्लम हुआ है, वो बोल रहे हैं कि इन सभी चीजों को आप हटा दीजिए, जिसमें गवर्नमेंट कुछ हद तक मान गई है। एक्चुअली मसला पड़ा हुआ है कि इस बिल को पूरी तरह से वापस ले जाने के लिए। ओके, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं, अब मैं आपको समझाऊंगा कि अब ये जो सिस्टम है ये क्यों लाया गया और इसके पीछे मोटिव क्या है और प्रोटेस्ट क्या हो रहा है, उसको समझा के मैं इस ब्लॉग को फिर एंड कर दूंगा। चलिए, ये पूरा सिस्टम मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, ताकि मैंने जो जो बातें ब्लॉग में की है वो सारी बातें आपको समराइज्ड हो जाए। सो गवर्नमेंट क्या बोल रही है किसानों को? गवर्नमेंट बोल रही है कि हम एक फार्मिंग एग्रीमेंट लेके आए आपके भले के लिए। आप क्या कीजिए, एग्रीमेंट कीजिए बाकी कंपनियों से और आप कहीं भी अपना सामान बेच सकते हैं। आपने जो अनाज उगाया है वो किसी को भी बेच सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या बोल रही है गवर्नमेंट? बोल रही है कि इससे क्या होगा, आपका इनकम बढ़ेगा। ये क्लेम कर रही है। देखिए, ऐसा तो जो भी गवर्नमेंट अपना बिल लेके या फिर एक्ट लेके आएंगे वो तो उसको अच्छा बोलेंगे ही, और जो अपोजिशन है वो उसको हमेशा अपोज करते रहेंगे। ये एक्चुअली क्या ना, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए मेरे ख्याल से हेल्दी नहीं है। आंख बंद करके अपोज करते रहना या फिर आंख बंद करके हर चीज को सपोर्ट करते रहना। हमें अपना रैशनल और अपना जजमेंट भी दिखाना पड़ेगा। खैर, वो तो मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद क्या समझे हैं, कि अगर मैंने कहीं भी किसी चीज को मिस किया तो आप उसको कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। सो गवर्नमेंट किसान को बोल रही है कि वो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह कीजिए। किसान क्या बोल रहा है? किसान बोल रहा है कि आप हमें प्राइवेट प्लेयर्स के तरफ क्यों धकेले जा रहे हो? जब हम मंडी में जाके सामान बेचते हैं और एमएसपी को सामान को खरीद लेते हैं, तो क्या प्राइवेट प्लेयर जरूरी है कि वो उसी गारंटीड प्राइस में मुझे देगा? गवर्नमेंट किसान का ये बोलना, एक्चुअली ये सारे कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस भी है कि एक किसान क्या वो प्राइवेट कंपनी के पास जाएगा, वो प्राइवेट कंपनी के साथ फिर उसको डील करना है, ठीक है? या फिर किसान का ग्रुप ही क्यों ना चले जाए? प्राइवेट कंपनी तो ऑफ कोर्स हमेशा अपर हैंड में ही रहेंगे, क्योंकि उनके पास सारे उनके पास सारे रिसोर्स है, लीगल सिस्टम वगैरह सब कुछ है उनके पास। मैं ऐसा दिखे, मैं कोई कंफ्यूजन का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना चाहता। मैं आपको जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। तो किसान के मन में डर है कि जब ये सिस्टम आ जाएगा तो गवर्नमेंट एमएसपी बंद कर देगी, बट गवर्नमेंट बोलती है कि एमएसपी कभी बंद नहीं होगा। दूसरा बात क्या है, अगर कंफ्लिक्ट होगा तो किसान कहाँ जाएगा? कंफ्लिक्ट होगा तो किसान कोर्ट नहीं जा सकता, किसान एक डिविजनल मजिस्ट्रेट लेवल के आसपास जाएगा। आप यहाँ पे देखिए कि अगर किसान और एक डिविजनल मजिस्ट्रेट लेवल पे चले जाइए और फिर एक प्राइवेट कंपनी के बारे में देख लीजिए,
तो यहाँ पे किसान क्या होगा, यहाँ पे किसान बैकफुट पे देख रहा है खुद को, तो इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहा है, जिसको गवर्नमेंट ने बोला हम लोग इसको भी करेक्ट कर देंगे, आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हो। बट एक चीज मैं आपसे शेयर करूं, आपको कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है जो कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं, कितने ही लोग कोर्ट पहुंच रहे हैं और कितने लोगों का समाधान हो रहा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। तो लाजमी है किसानों के माइंड में भी तो कंफ्यूजन आएगा ही आएगा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रोटेस्ट का क्या है। देखिए क्या हो रहा है कि जो नॉर्दर्न साइड, जो पंजाब हरियाणा वगैरह है, उस साइड के जो किसान है ना, उनका जो प्रोस्पेरिटी है एंड जो इनकम लेवल है वो बाकी इंडिया के किसानों से बहुत ज्यादा है। वो क्यों हुआ है? वो एमएसपी के ही कारण हुआ है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, पैदावार बढ़ गई और प्रोड्यूस बढ़ गई, गवर्नमेंट उसको खरीदने लगी, तो किसान क्या करने लगे, वो वही अनाज उगाने लगे जो गवर्नमेंट एमएसपी पे खरीदे जा रही थी। ऐसा हालत अभी हो गया है कि ऐसे बहुत सारा अनाज उगते जा रहे हैं, रखने का जगह नहीं है, बट गवर्नमेंट को उसको खरीदना पड़ रहा है। वो हमेशा या तो सड़ जाते हैं या फिर ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। तो इसी सिस्टम को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट ले आई, राइट। बट करना क्या था यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था। गवर्नमेंट अगर बोल रही कि हम किसानों के इनकम लेवल को अगर इतना ही बढ़ाना चाहते हैं और ऑल ओवर इंडिया के किसानों के अगर वो इनकम बढ़ाना चाहती है, बट क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, विश्वास नहीं रहा, तो गवर्नमेंट को पहले फोकस करना चाहिए कि कैसे एक बिलीफ सिस्टम बनाया जाए, उसके बाद इस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, मैं आपको समझा देता हूँ। गवर्नमेंट बोल रही है कि ये बिल वो किसानों के लिए लेके आई है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, बिल उनको लाना चाहिए था, प्राइवेट कंपनियां उसके लिए लेके आना चाहिए था कि जो कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आना चाहती है तो हम लोग जो बिल लेके आए आपको उसके तहत जाना पड़ेगा। उसके तहत मतलब गवर्नमेंट के थ्रू वो जाएंगे किसानों के पास। किसानों को पास अगर डायरेक्ट भेज देंगे प्राइवेट कंपनीज को, तो हमेशा माइंड में रहेगा कि प्राइवेट कंपनीज एक्सप्लॉइट करेंगी। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था कि अगर किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाना है तो वो गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कीजिए। अब गवर्नमेंट फिर उनको किसानों के पास लेके जाएंगे। इसमें फायदा क्या होगा, देखिए इसमें पहला तो फायदा होगा किसान एक्सप्लॉइटेशन से बच जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगी। दूसरा क्या होगा, एक कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी तो एमएसपी भी इन्वॉल्व रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट एमएसपी पे ही खरीदती है। और तीसरा क्या होगा कि गवर्नमेंट जो बोल रही है कि डायरेक्ट आप चले जाइए कंपनियों के पास कहीं भी बेच दीजिए, तो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मिल जाएगा किसानों को कि, और एक सॉल्यूशन भी मिल जाएगा कि अगर गवर्नमेंट है हमारे साथ तो फिर हम लोग अपना सामान निश्चिंत होकर किसी को भी बेच सकते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था कि वो प्राइवेट कंपनियां को बोले कि आप जो सामान है, आपको जिस किसी में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है आप हमसे खरीदिए, हमारे गोडाउन से ले जाइए, हमारा जितना। और गवर्नमेंट को अपने मंडियों को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में फोकस करना चाहिए था। हाँ, अगर कोई प्राइवेट कंपनीज अपना मंडी खोलना चाहता है तो खोल सकता है, बट अगेन कंट्रोल किसका रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा। और गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि जब किसानों से वो एमएसपी पे खरीद रही है और वही अनाज और प्रोड्यूस अगर वो प्राइवेट कंपनीज वहां से खरीदेंगे तो एमएसपी पे जो बोझ गवर्नमेंट को सिर्फ अकेले उठाना पड़ रहा है वो भी वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन एक छोटा सा है जो मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये इस तरह से ये बिल्कुल लाना चाहिए था। क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे अगर आप अचानक से प्राइवेटाइज करना चाहेंगे एग्रीकल्चर को और वो भी इंडिया के एग्रीकल्चर को, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। और एक सवाल, जो लोग अगर मेरे इस वीडियो को, जो प्राइवेट कंपनीज वाले अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, बोले फिर हमारा क्या फायदा है इसमें। देखिए इस बात से तो आप डिनाई नहीं कर सकते, जहाँ पे मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व है वहाँ पे प्रॉफिट तो अपने आप आ ही जाता है क्योंकि कंजम्पशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। और जहाँ पे कंजम्पशन बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर आएंगे, तो आपके जेब में पैसा वापस आएगा ही आएगा। सिंपल सा इकोनॉमिक्स है। तो ये नहीं बोल सकते कि इससे प्राइवेट कंपनी का क्या फायदा आएगा अगर वो गवर्नमेंट के थ्रू जाने लगेंगी, बाकायदा अगर वो डायरेक्ट चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस मॉडल को पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। और अगर जो लोग बोल रहे होंगे कि नहीं ऐसा गवर्नमेंट क्यों हर टाइम सब कुछ करेगी,
देखिए जब 1991 में भी रिफॉर्म्स लाया गया था कंट्री में, तो गवर्नमेंट का भी कंट्रोल था बहुत सारी चीजों पे। गवर्नमेंट का कंट्रोल पहले रखा गया था, फिर धीरे धीरे उसको रिलीज किया गया और सारे उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो यहाँ भी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मे बी चेंज करके अपना कंट्रोल रखना चाहिए इन सभी चीजों पे। और धीरे धीरे जब उनको लगे कि एक किसान खुद इंडिपेंडेंट हो चुका है, कि अब वो खुद डील कर सकता है आने वाले में भी 10 सालों में, 5 सालों या फिर 4-5 सालों के बाद, तब गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने आप को उस चीज से बाहर निकाल के उस चीज को प्राइवेटाइज करना गवर्नमेंट को चाहिए था। देखिए और एक स्ट्राइकिंग बात आपको बताऊं, पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाया गया था। और वहाँ के अभी भी बहुत सारे किसान इस बिल से पहले आज से मैं आपको 20-25 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, पेप्सिको ने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट किया था। और बहुत सारे फार्मर खुश भी है, कुछ लोग में भी दुखी होंगे, मुझे ग्राउंड लेवल का तो पता नहीं। बट कॉन्ट्रैरी अगर आप देखेंगे अगर बोल रहे हैं कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा किसान क्यों प्रोटेस्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल ही वहां से उठ के आया था। और एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, गवर्नमेंट बोल रही है कि ये जो बिल हम लोग किसानों के लिए लेके आए हैं, ऐसा बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाना ही चाहिए था। तो खुद सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट में इसी तरह के एक मॉडल को जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन्वॉल्व है उसका अपोज किया था। और उन्होंने पूरे पार्लियामेंट में बताया था कि किस तरह से कंपनियां किसानों को एक्सप्लॉइट करती हैं। तो आप खुद अपना जजमेंट लगाइए कि एक ही चीजों का दो अलग अलग पहलू है। अपने अपने हिसाब से लोग उसको ठीक से ठहरा रहे हैं और अपने अपने हिसाब से लोग उसको गलत ठहरा रहे हैं। तो मैं आज इस ब्लॉग को यहीं तक एंड करूंगा। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे जो देश के जो जितने भी न्यूज चैनल वगैरह है, अगर टीआरपी को 2-3 महीना छोड़ देंगे और रियली में अगर किसानों की आवाज अगर गवर्नमेंट को पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट की आवाज अगर किसानों को पहुंचाएंगे, क्योंकि न्यूज चैनलों के पास ऑन ग्राउंड एक आर्मी लेवल का उनके पास रिपोर्टर्स है, जगह जगह उनके रिपोर्टर्स है। तो अगर उनको अब टीआरपी खोजने में ना लगाकर असली इंफॉर्मेशन खोजने में लगाएंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। पर मुझे नहीं लगता ऐसा न्यूज चैनल्स करेंगे। मे बी अगर कोई न्यूज चैनल वाले देख रहे होंगे तो मेरी बातों को आप गौर कीजिएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम है कि अब कम ऑन यार, कि टीआरपी को छोड़ के एटलीस्ट कभी तो देश को थोड़ा सा सच्चाई वाला न्यूज भी दिखा दिया जाए। सो आप होप सो, आप देखिए आपके ऊपर आप क्या करना चाहते हैं। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। और अगर कुछ आपको आपका जो भी फीडबैक है आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है, क्योंकि देखो सबको अपना व्यूज रखने का बहुत ही ज्यादा राइट है। मैंने अपना व्यूज रखा, आप भी अपना व्यूज रख सकते हैं। और अगर मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, अगर मैंने कुछ मिस कर दी होंगी जो कि मुझे बोलना चाहिए था इस वीडियो में, आप प्लीज मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा और मेरा भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ जाएगा। सो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। इस ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, बट अगेन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर करना था तो लंबा हो गई। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर तो बहुत लोगों के साथ कीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सारे चीज लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें बिना किसी जजमेंट और बायसनेस की बातें मैंने की है। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। थैंक यू।